और पाटलिपुत्रा ये किसी गवर्नर के हाथ में नहीं बल्कि सीधे राजा के नियंत्रण में रहता था। 13वें शिलालेख में जो है कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। अगर आप टैक्स की चोरी करते हैं तो आपको सख्त सजा दिया जाएगा, सख्त दंड दिया जाएगा। हेलो दोस्तों, मैं वसीम अकरम एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्राचीन भारतीय इतिहास का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सम्राट अशोक। सबसे पहले क्लियर कर दूं कि हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के सीरीज के बारे में, यानी कि एनिशिएंट हिस्ट्री के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। और आज का लेक्चर ये है सम्राट अशोक के बारे में। यही अशोक जिनका फोटो आप देख रहे होंगे, इतना खूबसूरत सा, इतना प्यारा सा फोटो, यही अशोक के बारे में आज हम लोग पूरे लेक्चर में कवर करेंगे। इससे रिलेटेड आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा, ये मैं गारंटी लेता हूं। आप पीछे के लेक्चर में आपने देखा होगा जिसके बारे में भी पढ़ाया था, चाहे मौर्य वंश की शुरुआत के बारे में हमने पढ़ाया हो, जिसमें हमने पढ़ाया था इनके दादाजी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, इनके पिताजी बिंदुसार के बारे में, और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इनके बारे में, यानी कि सम्राट अशोक के बारे में। जैसा कि हमने बताया था कि बिंदुसार को जो है बहुत सारे बेटे थे, जिसमें से दो बेटों का जिक्र मिलता है। एक पहला सबसे बड़ा बेटा था सुशर्मा और दूसरा बेटा था कौन? अशोक। उन दोनों के बीच में आपस में लड़ाई होती है। बिंदुसार की मृत्यु के बाद आपस में जो है सिंहासन के लिए उत्तराधिकार का युद्ध होता है और उस युद्ध में सम्राट अशोक जीत जाते हैं और ये मौर्य वंश की गद्दी पर बैठते हैं। कब? 269 ईसा पूर्व में। 269 ईसा पूर्व से लेकर के 232 ईसा पूर्व तक ये जो है गद्दी पर बैठे रहते हैं। तो कहने का मतलब है बहुत लंबा कार्यकाल इनका था, जिसमें इन्होंने जो है साम्राज्य को बहुत बड़े क्षेत्र तक फैला दिया था। और ये जो सत्ता में आए थे अपने भाइयों से युद्ध करके, अपने भाइयों से जो है विजय प्राप्त करके आए थे, तो इसकी काबिलियत तो वैसे ही सिद्ध हो गई थी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। ये जो सम्राट अशोक थे ये मौर्य साम्राज्य के तीसरे नंबर के शासक थे और सबसे प्रसिद्ध शासक इसको माना जाता है। आपको हमने बताया था कि सबसे पहले शासक और संस्थापक कौन थे मौर्य वंश के? चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद उसका बेटा चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार राजा बनता है। अब बिंदुसार का बाद जो तीसरा राजा अशोक बनता है, बिंदुसार का बेटा। ठीक है, बात समझ में आया? जिसने साम्राज्य को चरम सीमा तक पहुंचाया, मतलब समझिए बहुत ऊंचे दर्जे का साम्राज्य बना दिया। बहुत चरम सीमा तक पहुंचाना का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा डेवलपमेंट किया, बहुत ज्यादा क्षेत्र विस्तार किया, एक बड़े से क्षेत्र पर इनका हुकूमत था और अपनी नीतियों से इतिहास को ही बदल करके रख दिया। तो बात समझ में आया? अन्य नाम देख लेते हैं कि सम्राट अशोक के और कौन कौन से नाम है। तो इनका बहुत सारे किताबों में, बहुत सारे ग्रंथों में इनका नाम का जिक्र मिलता है, देवनाम पीर्य। ये बात आप ध्यान रखिएगा, देवनाम पीर्य जो है अशोक का ही दूसरा नाम है। और देवनाम पीर्य का मतलब होता है देवताओं का पीर्य, यानी कि जो भगवान का पीर्य हो, जो भगवान का फेवरेट हो, उसको क्या बोलते हैं? देवनाम पीर्य। और दूसरा इसका जो उपनाम था, दूसरा जो इसका नाम था वो था पीर्यदर्शी। पीर्यदर्शी मतलब होता है देखने में सुंदर। ठीक है, बहुत ही ज्यादा हैंडसम बंदा। तो ये देखिए देखने में तो ऐसे भी बहुत ज्यादा ये हैंडसम लग रहा है। बात समझ में आया? और इनके जो उपाधि पुराणों में जो इनके नाम देखने के लिए मिले थे, पुराण वगैरह में बहुत सारे जो हिंदू धर्म के ग्रंथ है उसमें जो देखने के लिए मिले थे वे थे अशोक वर्धन। तो अशोक वर्धन का भी जिक्र जो है पुराणों में देखने के लिए मिलता है। राज्याभिषेक के समय वो क्या थे? अवंती के राज्यपाल थे। आपको बताए थे हमने कि शुरू में ये अवंती के राज्यपाल थे। जब तक्षशिला में विद्रोह हुआ तो तक्षशिला में विद्रोह को दबाने के लिए जो है बिंदुसार ने किसको भेजा? अपने बड़े बेटा सुशर्मा को भेजा, लेकिन वो दबा नहीं पाया। तब लास्ट में अशोक को क्या किया? अशोक को बोला जाओ तक्षशिला, और तक्षशिला का भी गवर्नर तुम ही रहना। और जाकर के अशोक ने उस विद्रोह को, तक्षशिला के विद्रोह को दबा दिया। इस वजह से जो है जब इनका राज्याभिषेक हो रहा था तो उस समय ये अवंती के तो राज्यपाल भी थे, लेकिन तक्षशिला के भी ये एडिशनल राज्यपाल थे। बात समझ में आया? उन्हें प्रशासनिक अनुभव यहीं से प्राप्त हुआ। अब सोच के देखिए, राज्यपाल के रूप में जब इनका भूमिका रहा तो स्वाभाविक बात है इनको जो है अनुभव तो होगा ही, कैसे राज्य चलाना है, कैसे जो है शासन करना है, इन चीजों का अनुभव इन्हें राज्यपाल के पोस्ट पे रहते हुए हो गया था। अशोक के इतिहास के स्रोत के बारे में, यानी कि अशोक की जानकारी हमें कहां से मिलती है? इतना पुराना इतिहास के बारे में हमें कैसे मालूम पड़ा? तो देखिए, सम्राट अशोक के बारे में सबसे विश्वसनीय, यानी कि जिसपे यकीन किया जा सकता है और डायरेक्ट यानी कि प्रत्यक्ष जानकारी उनके अभिलेखों से मिलता है। ठीक है, तो अशोक ने क्या किया था? अभिलेख जो है, ये अभिलेख अपने साम्राज्य के कोने कोने में अभिलेख लिखवाने का काम किया था, जिसपे अपने साम्राज्य का बड़ाई लिखवाया, किसी के बारे में लिखवाया, किसी की जानकारी को लिखवाया। तो उन सभी चीजों से जो है हमें ऑथेंटिक जानकारी मिलती है, विश्वसनीय जानकारी मिलती है, डायरेक्ट जानकारी मिलती है, हमें तीसरे सोर्स की जरूरत नहीं पड़ती है। बात समझे? तो पूरे साम्राज्य में जो है इन्होंने क्या किया था? अभिलेख को स्थापित करवाया था। ठीक है, जैसे कि बिहार में अभिलेख करवा दिया, यूपी में करवा दिया, यूपी के अलग अलग क्षेत्रों में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, इस तरह से गुजरात में। कहने का मतलब है पूरे भारत में जो है इनका अभिलेख
अभिलेख फैला हुआ था। अभिलेख जो है ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला अभिलेख होता है शिलालेख। शिलालेख का मतलब होता है, देखिए सबसे पहला वाला यहाँ पर देखिए, ये है शिलालेख। शिलालेख का मतलब होता है कि देखिए एक बड़ा सा पत्थर रहेगा, उस पत्थर पर जो है लिखवाया जाता था, तो इसको बोलते हैं शिलालेख। मतलब कि एक बड़ा सा पत्थर पे लिखे हुए लेख को क्या बोलते हैं? शिलालेख बोलते हैं। शिला मतलब होता है पत्थर, तो चट्टानों पर उत्कीर्ण होते थे। शिलालेख कहां पर खुदवाए जाते थे? चट्टानों पर, बहुत बड़े बड़े पत्थर होते थे, उस पे लिखवाए जाते थे अपने बारे में, अपने राज्यपाट के बारे में, या अपने किसी क्षेत्र विशेष के बारे में, या कुछ धर्म के बारे में जानकारी उस पे लिखवाया जाता था, उसको शिलालेख बोलते हैं। ठीक है, इनमें प्रमुख 14 शिलालेख सबसे महत्वपूर्ण है, और आपको पता है कि अशोक के 14 शिलालेख बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। चलिए अब आते हैं, दूसरा है स्तंभ लेख। नाम से ही पता चल रहा होगा, स्तंभ पे लिखा हुआ लेख, यानी कि जैसे लोहे वगैरह के स्तंभ बने हुए थे, पिलर बने हुए थे, उस पिलर पे जो है इन्होंने लिखवाने का काम किया था, अपने बारे में, अपने साम्राज्य के बारे में, अपने धर्म के बारे में, या किसी भी चीज के बारे में उस समय की जानकारी, तो उसको बोलते हैं स्तंभ लेख। ये दूसरा नंबर का जो फोटो देख रहे हैं ये है स्तंभ लेख। देखिए एक लोहा का पिलर है और उस पे कुछ कुछ बीच बीच में, देखिए यहाँ पर बीच बीच में लिखा हुआ है, तो इसको बोलते हैं स्तंभ लेख। ठीक है, पॉलिश किए गए विशाल पत्थरों के स्तंभों पर, चाहे ये पिलर लोहा का भी हो सकता है और ये पिलर जो है पत्थर का भी हो सकता है, तो कह सकते हैं कि ज्यादातर जो है अशोक के टाइम पे जो स्तंभ लेख थे वो पत्थरों के पाए गए। पत्थरों का जो है पॉलिश करके पत्थरों के पिलर पे जो है इन्होंने क्या किया, लेख को लिखवाने का काम किया, उसको बोलते हैं स्तंभ लेख। तीसरा है गुहा लेख। गुहा लेख बोलते हैं मतलब कि गुफाओं की दीवार पर उत्कीर्ण की जाने वाली, जैसे कोई कैब है, कोई गुफा है, गुफा के अंदर जो दीवार होता है ना गुफा का, उस दीवार पर जो है इन्होंने बहुत सारे अभिलेख को लिखवाया था। उस गुफा के दीवार पर जो है बहुत सारे लेखों को लिखवाया था, हर चीज के बारे में जानकारी वहां पर मिलता है, तो उसको बोलते हैं गुहा लेख। ये तीसरा वाला देखिए एक गार है, एक गुफा है, उस गुफा में यहाँ पर देखिए कुछ लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं गुहा लेख। अशोक ने अपने साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग लिपियों का प्रयोग किया, यानी कि सोच के देखिए, अभी जैसा भारत है, कर्नाटक में कन्नड़ चलता है, तमिलनाडु में तमिल चलता है, बिहार में हिंदी चलता है, वहीं चले जाइए आप यूपी में भोजपुरी चलता है, बंगाल में बंगाली चलता है। कहने का मतलब है डाइवर्सिटी के कारण ये हो रहा है कि अलग अलग क्षेत्रों की भाषा अलग अलग है। तो उस समय भी अशोक के टाइम पर भी जो शिलालेख मिले, अभिलेख मिले, स्तंभ लेख या गुहा लेख मिले, उस पे अलग अलग लिपि लिखी हुई थी। इसका मतलब अशोक भी जो है अलग अलग क्षेत्रों पर हुकूमत किया करते थे, मतलब एक बड़े से क्षेत्र पर हुकूमत करते थे। उस समय भी डाइवर्सिटी थी, उस समय भी अलग अलग भाषा बोलने वाले व्यक्ति रहा करते थे। बात समझे, जो उनके साम्राज्य के भौगोलिक विस्तार को दर्शाती है। ग्रीक और अरमाइक लिपि, ग्रीक लिपि का भी इस्तेमाल इनके शिलालेख पर मिलता है, इनके अभिलेख पर मिलता है देखने के लिए, और अरमाइक लिपि का भी जिक्र यहाँ पर देखने के लिए आपको मिलता है। ज्यादातर ग्रीक या अरमाइक लिपि ये अफगानिस्तान के क्षेत्र में दिखने के लिए मिला था, और आपको पता है कि अफगानिस्तान पर तो मौर्य वंश का हुकूमत था, तो अफगानिस्तान के आसपास का जो क्षेत्र है उसमें ग्रीक और अरमाइक लिपि को देखने के लिए मिलता है। चलिए अब देखते हैं खरोष्टी लिपि। खरोष्टी लिपि ये शहबाज गढ़ी जो मतलब पाकिस्तान से सटा हुआ एरिया है ना, या मनसेहरा जो पाकिस्तान में है, मनसेहरा, मतलब इतना जानिए कि अफगानिस्तान के आसपास ग्रीक या अरमाइक लिपि का यूज होता था। पाकिस्तान के आसपास, पाकिस्तान मनसेहरा के आसपास, शहबाज गढ़ी के आसपास जो है खरोष्टी लिपि का इस्तेमाल किया जाता था। बात समझे, और खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। दाएं से बाएं कहने का मतलब है उर्दू देखे है ना ऐसे लिखे हुए उर्दू, ठीक है, तो इस टाइप से इधर लिखा जाता था, इधर से इधर। हम लोग हिंदी कैसे लिखते हैं, इस साइड से इधर जाते हैं, बात समझे, जबकि उर्दू क्या होता है, दाएं से बाएं आता है। तो खरोष्टी लिपि जो है ये दाएं से बाएं, राइट टू लेफ्ट लिखी हुई पाई गई इनके शिलालेख में, इनके अभिलेख में या गुहा लेख में। ठीक है, ब्राह्मी लिपि का भी इस्तेमाल होता था। आपको पता है कि ब्राह्मी लिपि ज्यादातर उत्तर भारत में इस्तेमाल होने वाला लिपि था। चलिए अब आते हैं कि इनके लिपि को पहली बार कब खोजा गया और पहली बार कब पढ़ा गया, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए 1750 ईस्वी में, अभी वर्तमान में 300-400 साल पहले 1750 ईस्वी में पी फेंथलूर नाम करके एक व्यक्ति था, पी फेंथलूर नाम करके एक व्यक्ति था जिन्होंने पहली बार जो है अभिलेखों की पहली खोज की थी। यानी कि पहली बार अभिलेखों का खोज किसने किया था, ये किया था पी फेंथलूर ने किया था। पी फेंथलूर ने ही बताया था कि ये अशोक के टाइम का अभिलेख है। वैसे तो मुगलों के टाइम पे भी जो है अभिलेख को, स्तंभ लेख को इधर से उधर किया गया था, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि ये अशोक का ही अभिलेख है। सबसे पहली बार किसने खोजा, 1750 में पी फेंथलूर ने खोजा था। जबकि खोज तो लिया लेकिन उसको पढ़ नहीं पाया था, उसको क्रैक नहीं कर पाया था। तो 1837 ईस्वी में, 1837 ईस्वी में 150 साल पहले की बात है, जेम्स प्रिसेप ने सबसे पहली बार सफलता पूर्वक ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था। ये बातें याद रखिएगा। जेम्स प्रिसेप ने 1837
ईस्वी में सबसे पहली बार ब्राह्मी लिपि को पढ़ा और उसको समझा था, जिससे हमें अशोक के इतिहास के बारे में बहुत सारे रहस्य का पता चला। ठीक है, दीपवंश एक पुस्तक है, महावंश भी एक पुस्तक है, या दिव्यावदान, ये सभी बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ है। कौन कौन सा? दीपवंश, महावंश और दिव्यावदान, ये सभी बौद्ध धर्म का धर्म ग्रंथ है। इसमें अशोक के जीवन, कलिंग युद्ध के बाद उसके धर्म परिवर्तन और बौद्ध धर्म के प्रचार के बारे में जानकारी मिलती है। बौद्ध धर्म के जो किताब थे दीपवंश और महावंश या दिव्यावदान, इनमें जानकारी मिलती है कि कैसे अशोक ने जिंदगी जिया, अशोक की जीवनी के बारे में पता चलता है। और आपको पता है कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था और शांति के लिए जो है शांति स्थापित कर लिया था कि अब जो है हमको युद्ध वगैरह में भाग नहीं लेना है। तो उसके बारे में भी जो है जिक्र इन्हीं तीनों किताबों में मिलता है। उसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म का चढ़ बढ़ के प्रचार किया था, बहुत ही ज्यादा बढ़ चढ़ करके जो है धर्म का प्रचार किया था, उसका भी जिक्र इन्हीं तीनों किताबों में देखने के लिए मिलता है। अगला देखिएगा, भाब्रू अभिलेख के बारे में पूछा जाता है कि भाब्रू अभिलेख जो कि राजस्थान में है, इसमें क्या चीज है विशेष? तो इसमें अशोक ने स्वयं को मगध का राजा कहा था। ठीक है, यानी कि भाब्रू अभिलेख जो राजस्थान में पाया गया उसमें लिखा हुआ था कि मगध ने क्लेम किया था कि मैं ही मगध का राजा हूं। बात समझे? ये चीजें आप ध्यान में रखिएगा। अगला है रान्यो अशोक शिलालेख। तो रान्यो अशोक शिलालेख जो कि कर्नाटक राज्य के कंगनहल्ली में देखने के लिए मिलता है। इसमें क्या था? इसी में अशोक का फोटो मिला था, अशोक का चित्र मिला था और जो है इसमें उनके नाम भी लिखे हुए थे। तो कहने का मतलब है अशोक का चित्र और उनके नाम का जिक्र कहां पर मिलता है, कहां पर लिखा हुआ था? तो रान्यो अशोक शिलालेख में देखने के लिए मिलता है, कर्नाटक में। D.R. भंडारकर, D.R. भंडारकर जो है ये इंडियन साइंटिस्ट थे। इसने क्या किया? अभिलेखों के आधार पर अशोक के जो इतिहास है उसको फिर से पुनर्निर्माण यानी कि उसको फिर से लिखने का काम किसने किया? तो ये D.R. भंडारकर ने किया। ये जो जानकारी आपको देखने के लिए मिलते हैं इसमें बहुत सारी जानकारी जो है D.R. भंडारकर ने ही हमें प्रोवाइड कराई है। चलिए अब देख लेते हैं कलिंग युद्ध और हृदय परिवर्तन। कलिंग युद्ध और हृदय परिवर्तन के बारे में देखते हैं। सबसे पहले आपको एक मैप दिखाते हैं, उस मैप से आपको बहुत चीजें समझ में आएगी। तो ये है आपका मैप। शुरू में जब अशोक को विरासत में मिला था जमीन, तो ये जो घेरा बना रहा हूं, इतना सा क्षेत्र पर, इतने बड़े क्षेत्र पर इनका हुकूमत हुआ करता था। इतने बड़े क्षेत्र पर इनका हुकूमत हुआ करता था। किसका? अशोक का। विरासत में इतना जगह मिला था, लेकिन इन्होंने युद्ध करके ये जो कलिंग वाला एरिया देख रहे हैं, जो रेड कलर में मैं बना रहा हूं, ये जो कलिंग वाला उड़ीसा वाला एरिया है, इनको भी अशोक ने जीत लिया। यहीं पर कलिंग है और इसी कलिंग में इतना ज्यादा खून खराबा हुआ कि अशोक का दिल जो है पिघल गया और दिल बदल गया। तो इसी कलिंग के बाद में हम देखेंगे कि हृदय परिवर्तन होता है। और ये कलिंग का युद्ध कब हुआ था? लगभग जब ये राजा बने उसके 8वें साल यानी कि 261 ईसा पूर्व में। कलिंग युद्ध मौर्य साम्राज्य के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना है, जिसने अशोक को चंडशोक से धर्मशोक में बदल दिया। शुरू में क्या थे? अशोक बहुत ही खतरनाक थे, खौफनाक थे, बहुत ही ज्यादा क्रूर राजा थे। ठीक है, तो उसको बोलते हैं चंडाशोक यानी कि क्रूर वाला अशोक यानी गुस्से वाला अशोक। जैसे ही कलिंग युद्ध में इन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग, लाखों लोग मारे गए, तो ये चंडका अशोक से यानी कि एक गरम दल वाले गरम अशोक से ये क्या बन गए? एकदम शांत स्वभाव के अशोक बन गए, धर्म अशोक बन गए, धर्मी अशोक बन गए। यानी ये बोलने लगे हमें दूसरे को नहीं मारना चाहिए, हमें दूसरे की भलाई करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। बात समझ में आया? उसी कलिंग युद्ध के बाद इसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। कलिंग वर्तमान उड़ीसा पर विजय प्राप्त करना जरूरी था क्योंकि यह व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। ऐसा माना जाता है कि कलिंग जो वर्तमान उड़ीसा का जो क्षेत्र कलिंग है, जिसको मैंने थोड़ी देर पहले मैप पे दिखाया था, वर्तमान उड़ीसा का जो एरिया है जिसको कलिंग बोला जाता था उस टाइम पे, मौर्य वंश के टाइम पे, ये व्यापार के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था और इसीलिए इसको जीतना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। और यहाँ के राजा भी बहुत ज्यादा ताकतवर थे जिन्होंने अशोक को कड़ी टक्कर दी। फिर भी हार का सामना करना पड़ा लेकिन फिर भी कड़ी टक्कर दी थी। बात समझे? अशोक ने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी कि जब राजा बना तो उसके 8वें वर्ष जो है इन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की जो राजधानी थी तोसली पर अधिकार कर लिया। अशोक ज्यादा पावरफुल था तो क्या किया? कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। अशोक के 13वें शिलालेख के अनुसार युद्ध का परिणाम अत्यधिक विनाशकारी था। यानी कि अशोक का जो टोटल 14 शिलालेख है ना फेमस, उनमें से जो 13वां नंबर का शिलालेख है उसमें जिक्र मिलता है, कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है देखने के लिए। और इसमें बताया गया है कि अशोक ने जो कत्लेआम किया था
लोगों को मारा काटा था, यानी कि युद्ध में जो क्षति हुआ था सामने वाले को वो बहुत ही ज्यादा विनाशकारी था, जिसमें देखा नहीं जा सकता। इतने लोग जो है शहीद हुए थे, इतने लोग उसमें मारे गए थे। बात समझे। अभिलेखों में हजारों लोगों के मारे जाने, घायल होने, बंधक बनाए जाने का अंक आधारित विवरण मिलता है। तो यानी कि अभिलेख में ही जिक्र मिलता है कि यहाँ पर हजारों लाखों लोग जो है शहीद हुए थे, मारे गए थे। बात समझे। इस भयानक रक्तचाप यानी खून खराबे को देखकर अशोक गहन पश्चाताप से भर गया और उसका मन युद्ध की हिंसा से पूरी तरह से विमुख हो गया। यानी कि अशोक ने जब देखा कि इतना ज्यादा खून खराबा होता है युद्ध में, तो उन्होंने युद्ध से संन्यास ले लिया। बोला कि मैं अब युद्ध इसके बाद नहीं करूंगा, मुझे युद्ध वगैरह में भाग लेने की जरूरत नहीं है, मैं शांति के रास्ते पे चलूंगा। मतलब इसका दिल जो है पिघल गया। उसने भेरी घोष यानी कि युद्ध की जो नीति थी उसको त्याग दिया कि अब मुझे युद्ध नहीं करना है, अपने क्षेत्र पर शांति के साथ राज करना है, दूसरे को नीचा दिखाने का काम नहीं करना है, दूसरे पर अटैक नहीं करना है, किसी को मारना नहीं है। तो इन्होंने भेरी घोष से धम्म घोष यानी कि जो नैतिक नीति होता है, जो नैतिक रास्ते पे चलता है, अच्छाई के रास्ते पे चलता है, मार काट के रास्ते पे नहीं चलता है, शांति के रास्ते पे चलता है, उसको बोलते हैं धम्म घोष। यानी कि ये जो है युद्ध की नीति से जो है शांति के रास्ते पर चलने इसने दर्जी दिया। कहने का मतलब है इसने अपनाया कि मैं जो है युद्ध वाली नीति को नहीं अपनाऊंगा, मैं नैतिक नीति यानी कि शांति वाली नीति को अपनाऊंगा। यही उसका जीवन परिवर्तन बना। अब देख लेते हैं कि बौद्ध धर्म की ओर झुकाव कैसा हुआ। तो जब इन्होंने देखा कलिंग के बाद कि बहुत ज्यादा रक्तचाप यानी खून खराबा हुआ है, तो स्वाभाविक बात है इन्होंने देखा कि मैं एक हिंदू धर्म का पालन करता हूं और यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खून खराबा हुआ है। बौद्ध धर्म में खून खराबा का पूरी तरह से विरोध किया गया है, पूरी तरह से मतलब जान माल की क्षति को पहुंचाना इसमें पाप बताया गया है। तो बौद्ध धर्म से जो है अशोक बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुए कि बौद्ध धर्म ही ऐसा धर्म है जिसमें क्या कहा गया है कि हिंसा नहीं करनी है। तो ये जो है अशोक बहुत ज्यादा इससे प्रभावित होते हैं और उन्होंने जो है इनका आकर्षण अहिंसा के सिद्धांतों की ओर हुआ, यानी कि बौद्ध धर्म की ओर हो गया। हालांकि कुछ पारंपरिक स्रोत जो है, कुछ बुक्स है जिसमें इसको शैव धर्म का बताया गया है, मतलब भगवान शिव का पूजा करने वाला बताया गया कि अशोक जो है वो भगवान शिव का पूजा करता था, यानी देवता शिव का पूजा किया करता था। पारंपरिक ग्रंथों में यानी कि बहुत सारे जो किताब है जिसमें कि इसको शैव धर्म बताया गया है और जिसमें जिक्र मिलता है कि ये बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए थे लास्ट टाइम पर। तो वो किताब है बौद्ध धर्म का दीप वंश और महावंश। तो इन्हीं दीप वंश और महावंश में जिक्र मिलता है कि बौद्ध भिक्षु थे, एक बौद्ध धर्म के धर्म गुरु थे जिसको बौद्ध भिक्षु बोलते हैं, जिनका नाम था उपगुप्त। तो उपगुप्त ने ही अशोक को बौद्ध धर्म में एंट्री कराया था। अशोक के जो गुरु बने, पहले गुरु कौन बने, वे बने उपगुप्त ही बने। कौन बने? उपगुप्त ही बने। ये बातें ध्यान रखिएगा। तो उपगुप्त ने ही अशोक को दीक्षा दिया, ठीक है, बात समझ में आया। उसको बौद्ध धर्म का दावत दिया कि बौद्ध धर्म एक्सेप्ट कर लो, इसमें कोई भी खून खराबा देखने के लिए नहीं मिलता है। धर्म के प्रचार के कार्य के बारे में देखते हैं कि इनका धर्म इन्होंने बौद्ध धर्म को कितना अहमियत दिया। तो कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म और अपने धम्म, कलिंग का युद्ध जब हुआ तो अशोक पर गहरा इफेक्ट पड़ा। उन्होंने देखा कि जो बौद्ध धर्म है और जो धम्म का सिद्धांत है उसको भारत और विदेशों में फैलाया जाए ताकि हर एक जगह शांति स्थापित हो सके। ये बातें ध्यान रखिएगा। धम्म किसको बोलते हैं? धम्म किसी विशेष जाति धर्म का नाम नहीं है, धम्म कोई धर्म नहीं है, यह एक राजकीय नैतिकता नीति है। ठीक है, क्या है? राजकीय नैतिकता नीति है, यानी अच्छाई करने का एक हुनर है, अच्छाई करने का एक गुण है। क्या है अच्छाई करने का गुण? तो इसमें कहने का मतलब है हम लोग फिट कर सकते हैं कि अगर आपको धम्म के रास्ते पे चलना है तो आपको अहिंसा, सत्य, दया, सम्मान, धार्मिक सहिष्णुता, पारिवारिक और सामाजिक नियमों का पालन अगर जो करेगा उसी को बोलते हैं कि ये धम्म का पालन कर रहा है। मतलब जो अहिंसा करेगा, किसी को मारेगा नहीं, सत्य बोलेगा हमेशा, दया करेगा दूसरों के ऊपर, हर एक का सम्मान करेगा, गरीब हो चाहे अमीर, साथ में धर्म निरपेक्ष होगा, धार्मिक सहिष्णुता होगा, हर एक धर्म का सम्मान करेगा और परिवार वाले होंगे जो अपने परिवार के साथ घुल मिलकर अपने परिवार को खुश रखेगा, सामाजिक नियमों का पालन करेगा, उसी को बोलते हैं कि ये धम्म का पालन करते हैं। तो अशोक भी इसी रास्ते पे चलने लगे। अब मैं हिंसा नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, छल कपट नहीं करूंगा, हर एक इंसान का सम्मान करूंगा। बात समझे? तो इसी रास्ते पे चलने लगे। उन्होंने धम्म महामात्रों की नियुक्ति की और एक कमेटी बनाया जिनका नाम रखा गया धम्म महामात्र। क्या रखा गया? धम्म महामात्र। और जिसका मुख्य कार्य क्या था कि धम्म का प्रचार करना, यानी कि
अच्छाई का प्रचार करना, अहिंसा का प्रचार करना, सत्य बोलने का प्रचार करना, दया का प्रचार, सम्मान, इन सभी चीजों का जो प्रचार करेगा उसको बोलते हैं धम्म का प्रचार करना। और लोगों को नैतिकता सिखाना था, लोगों को क्या बताना था, नैतिकता के बारे में, अच्छे बातों के बारे में बताना था। ये कौन बताता था, तो ये बताता था धम्म महामात्र। तो धम्म महामात्र का काम समझ में आया। इसका काम बस इतना सा था कि धम्म का प्रचार करो और नैतिकता के बारे में लोगों को जागरूक करो। ये लोक कल्याण यानी कि लोगों की भलाई, दीनों की सहायता यानी कि जो दुखी लोग हैं उनकी सहायता और सांप्रदायिक सौंदर्य को बढ़ावा देते थे। इसका उल्लेख भी जो है अशोक के 5वें शिलालेख में देखने के लिए मिलता है। अशोक के 5वें शिलालेख में ही कहा गया है कि धम्म महामात्र जो होते थे वे लोक कल्याण का कार्य करते थे, दीन दुखियों की मदद किया करते थे, सांप्रदायिक सौंदर्य को बढ़ाते थे। मतलब कि एक धर्म दूसरे धर्म के पास बैठ करके आराम से खाना खा सकता था, आराम से बातचीत कर सकता था। बात समझे? तो इस तरह के लोग हुआ करते थे। उन्होंने महिलाओं के बीच भी धम्म का प्रचार करने के लिए स्त्री महामात्रों की नियुक्ति की। यानी कि देखिए अब तो पुरुष के बीच में धर्म का प्रचार हो रहा है, ठीक है। तो इनको लगा कि अगर मैं महिलाओं के लिए भी स्त्री महामात्र की नियुक्ति कर दूं तो इससे महिलाओं को भी जो है बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। उसने अपने पुत्र महेंद्र, अशोक का जो पुत्र था जिनका नाम था महेंद्र वर्मन, और जो उसकी बेटी थी जिसका नाम था संघमित्रा, तो इन दोनों को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा गया था। बात समझे? जहां पर श्रीलंका में धर्म जो है, बौद्ध धर्म पूरी तरह से फैल जाता है, पूरी तरह से जो है ये अस्थायी रूप ले लेती है और श्रीलंका में एक मेजर धर्म के रूप में उभर जाता है। तो इतना सा चीज है, आप याद रखिएगा। और इन्होंने पश्चिम एशिया कहने का मतलब है कि इजराइल, ईरान, इराक, जॉर्डन, सऊदी अरबिया, ये वाला बोलते हैं पश्चिमी एशिया। परंपरागत दावा के अनुसार अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु 84,000 स्तूप का निर्माण करवाया। ऐसा कहा जाता है कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए टोटल 84,000 स्तूप का निर्माण करवाया था। अब स्तूप किसको बोलते हैं, आपको एक फोटो दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ये जो देख रहे हैं ना, इसी को स्तूप बोलते हैं। ये दोनों फोटो जो आप देख रहे हैं इसी को स्तूप बोलते हैं। तो इस तरह से एक मकबरा टाइप का बनाया जाता है, इसी को स्तूप बोला जाता है, ठीक है। तो स्तूप के बारे में आप याद रखिएगा। चलिए अब आते हैं कि इन्होंने क्या किया, कितना स्तूप लगभग बनाया पूरे इंडिया में, लगभग 84,000 स्तूप बनाने का काम किसने किया, अशोक ने किया। तीर्थ यात्राएं के बारे में देख लेते हैं कि अशोक ने अपने धर्म के लिए क्या किया। तो अशोक ने अपने राज्याभिषेक के बाद शिकार और मनोरंजन को त्याग दिया, यानी कि अब राजा शिकार नहीं करने लगे। बात समझे? यहाँ तक के मनोरंजन भी नहीं करने लगे, बल्कि धम्म यात्रा पर इन्होंने क्या किया, अपना पूरा जीवन बिता दिया। यानी कि ये तीर्थ यात्रा पर चले गए। बीच बीच में ये निकलते, 1 महीना का छुट्टी लेते और तीर्थ यात्रा पर चले जाते। तो चलिए कुछ देख लेते हैं टाइम पीरियड के बारे में। 10वें वर्ष क्या हुआ था, 10वें वर्ष ये बोध गया की यात्रा करते हैं, और यात्रा करते हुए ये कहाँ जाते हैं, बोध गया, यानी कि अभी का गया जो है वहां पर चले जाते हैं, जहां पर क्या हुआ था, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उस चीज को देखने के लिए बोध गया की यात्रा की उसने, ठीक है। 20वें साल क्या क्या था, तो 20वें साल लुम्बिनी की यात्रा की थी। लुम्बिनी जो कि नेपाल में पड़ता है, वहां की यात्रा की थी। और लुम्बिनी को जो है अशोक ने पूरी तरह से टैक्स फ्री घोषित कर दिया कि लुम्बिनी के वासियों अब आपको कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ेगा। बात समझे? और अगर जहाँ कहीं भी भूमि टैक्स लगता था, भूमि कर लगता था, लैंड रेवेन्यू, लैंड कर लगता था, उसको घटाकर इन्होंने क्या किया, 1/8 भाग कर दिया। उसको घटा करके 1/8 भाग कर दिया गया। अशोक के शिलालेखों, स्तंभ लेखों में बौद्ध आस्था के स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं, पर अशोक ने किसी एक धर्म को राज्य धर्म नहीं बनाया। वह धार्मिक सहिष्णुता के पक्षधर थे। यानी ऐसा कहा जाता है कि अशोक चाहते तो किसी भी धर्म को राज धर्म बना सकते थे, लेकिन वो न्यूट्रल रहना चाहते थे, इसीलिए वे किसी भी धर्म का पालन नहीं करते थे। चलिए आप कुछ शिलालेख देख लेते हैं, जिसमें देखेंगे पहले शिलालेख के बारे में, जिसमें जिक्र मिलता है पशु बलि की निंदा के बारे में। इसमें कहा गया है कि पशु बलि देना या जीवन की हिंसा करना, जीवन को मारना जो है ये पूरी तरह से गलत है। चौथा देखिएगा, चौथा शिलालेख देखिएगा, धम्म घोष की घोषणा, यानी कि इन्होंने क्या किया, धम्म घोष की घोषणा किया कि मुझे जो है भैरिसोन, यानी कि जो युद्ध वाला, जो खतरनाक वाला जो है राजा था अशोक, उसको त्याग करके धम्म घोष वाला, यानी कि धर्म के रास्ते पे चलने वाला, नैतिक जिम्मेदारी उठाने वाला, उस तरह का बंदा ये बन गया। 5वां शिलालेख देखिएगा, धम्म महामात्रों की नियुक्ति। अभी हमने बताया था ना कि धर्म की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए ये क्या करते थे, धम्म घोष का नेतृत्व करते थे। चलिए 7वां शिलालेख के बारे में देखते हैं। 7वां शिलालेख
तीर्थ यात्रा के बारे में बताता है कि अशोक ने जो है कहां कहां पर इन्होंने तीर्थ यात्रा की, उन चीजों के बारे में भी बताते हैं। 12वां शिलालेख देखिएगा, धार्मिक सहिष्णुता यानी कि स्त्री महामात्रों की नियुक्ति और सभी संप्रदाय के प्रति सम्मान, धार्मिक सहिष्णुता पर सर्वाधिक बल देता है। ऐसा माना जाता है कि अशोक के टाइम पर धर्म के मामले में अशोक न्यूट्रल थे, इनका कोई भी राज धर्म नहीं था, बल्कि सब अपने अपने धर्म के प्रचार प्रसार और पालन करने के लिए पूरी तरह से आजाद थे। अब देख लेते हैं मौर्यकालीन प्रशासन के बारे में। तो मौर्य काल के प्रशासन के बारे में देख लेते हैं। इनके प्रशासन के बारे में कहा जाता है, मेनली अशोक के प्रशासन के बारे में हम लोग देखते हैं कि अशोक के टाइम पर जो पूरा मौर्य साम्राज्य था ये बहुत ही ज्यादा सुव्यवस्थित, केंद्रीकृत और संगठित था। बात समझे, मतलब पूरी तरह से ये एक देश के रूप में संगठित था, पूरी तरह से व्यवस्थित था, एक साम्राज्य के रूप में, एक देश के रूप में बना हुआ था। ठीक है, इसको जो है पूरे देश को, पूरे मौर्य साम्राज्य को 5 राज्यों में विभाजित किया गया था, 5 प्रांतों में, बड़े बड़े प्रांतों में विभाजित किया गया था। उसकी अपनी राजधानी हुआ करती थी, वहां पर प्रॉपर गवर्नर हुआ करते थे। तो चलिए देख लेते हैं 5 राज्यों को। सबसे पहला राज्य है प्राची, जो कि पूर्वी प्रांत बोला जाता था। पूर्व के क्षेत्र में जो एक राज्य था उसका नाम था प्राची, और प्राची की जो राजधानी थी वो राजधानी थी पाटलिपुत्रा। और पाटलिपुत्रा ये किसी गवर्नर के हाथ में नहीं बल्कि सीधे राजा के नियंत्रण में रहता था। तो याद रखिएगा, जो पूर्वी वाला क्षेत्र है जिसकी राजधानी थी प्राची, जिसमें आता था बिहार, उत्तर प्रदेश का एरिया, जिसमें नेपाल का छोटा सा एरिया, बंगाल का एरिया, तो इसको बोलते हैं प्राची वाला क्षेत्र, पूर्वी प्रांत। और इसकी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्रा, यानी कि जो मगध की राजधानी थी, और ये सीधे राजा के कंट्रोल में होता था। अगला देख लेते हैं, अगला राज्य है उत्तरापथ। उत्तरापथ मतलब उत्तरी पश्चिमी सीमा, यानी कि पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला एरिया, जिसकी राजधानी क्या थी? तक्षशिला। यहाँ पर गवर्नर हुआ करते थे। अगला देखिएगा, तीसरा राज्य अवंती राष्ट्र। अवंती राष्ट्र यानी पश्चिम वाला एरिया, यानी कि गुजरात महाराष्ट्र वाला जो एरिया है, यहाँ की राजधानी हुआ करती थी उज्जैन। क्या थी? उज्जैन। अगला देखिएगा चौथा, कौन? दक्षिणापथ। दक्षिणापथ यानी कि दक्षिणी प्रांत, कर्नाटक महाराष्ट्र वाला जो एरिया था, आंध्र प्रदेश वाला जो एरिया था, तो उसकी राजधानी कहाँ थी? वे थे स्वर्णगिरी। तो इतना ध्यान रखिएगा। उसके बाद जब अशोक ने 8वें वर्ष कलिंग को जीता, तो कलिंग को भी जो है पूर्वी तट पर, कलिंग को पूर्वी तट पर जो है एक राज्य के रूप में स्थापित किया, और इसकी राजधानी को तोसली को ही बनाया, जो कि कलिंग की ऑलरेडी राजधानी थी, तो तोसली को ही बनाया। तो टोटल अशोक के टाइम पे 5 राज्य थे। कौन कौन? प्राची, उत्तरापथ, अवंती और दक्षिणापथ, और 5वां कौन? कलिंग। ठीक है, तो ये चीजें आपको देखिएगा। अब देखिए, हर एक प्रांत में एक राजा हुआ करते थे, मतलब गवर्नर हुआ करते थे, जिसको कुमार बोला जाता था। हर एक 5 प्रांत में एक एक गवर्नर हुआ करते थे, जिसको क्या बोला जाता था? कुमार बोला जाता था, या जिसको आर्य पुत्र बोला जाता था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यही क्या होते थे? राजा के प्रतिनिधि होते थे या गवर्नर होते थे, जो राजा के बाद जो है, जैसे अभी देखिए देश में क्या होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति के बाद हर एक राज्यों में गवर्नर होता है, जो पूरे राज्य का जो है ठेका लेके बैठता है, पूरे राज्य को डिफाइन करता है। कौन? गवर्नर। और गवर्नर अपना रिपोर्ट किसको देता है? राष्ट्रपति को। उसी तरह से राजा तो पूरे देश में होता था, अशोक पूरे देश को देखता था, लेकिन हर एक राज्य में कुमार या आर्य पुत्र हुआ करते थे, जिसको गवर्नर बोल सकते हैं। चलिए स्थानीय प्रशासन के बारे में देख लेते हैं कि स्थानीय लोकल लेवल पर कैसा प्रशासन था। तो गांव घर में देखते हैं, गांव घर का जो हेड होता था उसको ग्रामीण बोलते थे। ग्रामीण मतलब अभी का मुखिया समझ लीजिए। तो गांव घर का जो हेड था उसको क्या बोलते थे? ग्रामीण बोलते थे, यानी कि गांव के हेड को ग्रामीण बोलते थे, और ये ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी। अब देखते हैं हम लोग गोप के बारे में। गोप किसको बोलते हैं? कि 10 गांव को मिला करके एक अधिकारी बना दिया, उसको बोलते हैं ग्राम अधिकारी या गोप बोलते हैं। ध्यान रहेगा। ठीक है, 2 चीजें। पहला, जितने भी गांव थे उस टाइम पे, गांवों में एक हेड हुआ करता था जिसको ग्रामीण बोला जाता था। गांव के हेड को ग्रामीण बोलते थे, और 10 गांव को मिला करके एक गोप बनाया गया था। एक पंचायत जैसे भी देखते हैं ना, 10-12 गांव मिला के एक पंचायत बनता है, तो उस टाइम पर पंचायत का जो हेड हुआ करता था वो कौन था? गोप हुआ करते थे। ठीक है, जिसका काम क्या था? जिसका काम था जनगणना या जो भी टैक्स वगैरह है उसको कलेक्ट करने का काम था। नगर प्रशासन मतलब शहर का कैसा एडमिनिस्ट्रेशन था, तो वो चीजें देखते हैं। तो मेगास्थनीज का कहना था कि नगर स्तर पर जो है 30 सदस्य का एक कमेटी हुआ करता था। 30 सदस्य का एक कमेटी हुआ करता था, जो 6 समितियां में बनी हुई थी। जैसे देखिए 30 आदमी है, जैसे देखिए पूरा ये एक शहर है, मान लेते हैं कि ये भागलपुर एक शहर है, इसको 6 समिति में डिवाइड कर दिया, 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया। कोई मान के चलिए कि देख रहा है कि गंदगी को देख रहा है, साफ सफाई को देख रहा है, कोई भवन निर्माण को देख रहा है, कोई नाला को देख रहा है, कोई सड़क
को देख रहा है, कोई टैक्स को देख रहा है। इस तरह से 6 विभाग बनाया गया, हर एक विभाग में जो है 5-5 सदस्य। तो टोटल कितने सदस्य हो गए? 6 पंचे 30 सदस्य हो गए। तो टोटल 30 सदस्य मिलकर के किसी शहर को जो है एडमिनिस्ट्रेशन करते थे। अब देख लेते हैं राजस्व, गुप्तचर और जो अधिकारी थे उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि बिक्री कर के रूप में 10वां भाग वसूला जाता था। यानी कि अगर कोई चीज आप बेचते हैं, खरीदते बेचते हैं, तो खरीद बिक्री का जो कर था वो 10वां भाग वसूला जाता था। यानी कि 1/10 टैक्स सिस्टम यहाँ पर हुआ करते थे। ये चीजें ध्यान रखिएगा। यानी कि अगर आप 10 किलो अनाज बेचते हैं तो उसमें से आप 1 किलो जो है अनाज टैक्स के रूप में दीजिएगा। अगर आप टैक्स की चोरी करते हैं तो आपको सख्त सजा दिया जाएगा, सख्त दंड दिया जाएगा, यहां तक कि कभी कभी मृत्यु दंड भी दिया जाएगा। जैसे अभी अगर आप टैक्स में चोरी करते हैं क्या होता है? आपको जेल की सजा होती है, जेल होता है, ठीक है। आप टैक्स में इनकम टैक्स मत भरिए, आपको जेल की सजा हो जाएगी, सजा हो जाएगी कुछ दिन की, ठीक है। तो उस टाइम भी ऐसा सिस्टम था। मेगास्थनीज के अनुसार एग्रोनॉमी नामक जो अधिकारी था, एक अधिकारी हुआ करते थे जिसको एग्रोनॉमी कहा जाता है। और एग्रोनॉमी का काम था सड़क का निर्माण करवाना, निरीक्षण करवाना, या जो संचार यानी कि जो मैसेज को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का काम करता था, उस विभाग की देखरेख कौन करते थे? एग्रोनॉमी करते थे, ठीक है। अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा गया है। अर्थशास्त्र जो कौटिल्य पंडित की जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, उसमें जो गुप्तचर है जैसे सीबीआई, ईडी, ठीक है, और भी आईबी बोलिए, रॉ बोलिए या सीआईडी बोलिए, ऐसे जो विभाग होते हैं उनको गूढ़ पुरुष बोला जाता था। गुप्तचर विभाग को क्या बोला जाता था? गूढ़ पुरुष बोला जाता था। और उनके टाइम पे गुप्तचर का एक पूरा नेटवर्क फैला हुआ था। मतलब कि हो सकता है कि आपके घर में ही कोई गुप्तचर हो सकता है कि आपके घर में ही कोई जासूस हो, आपके शहर में कोई जासूस हो, आपके गांव में। यानी कि जासूसों का एक जाल बना हुआ था जो राजा के खिलाफ जो विद्रोह होने से बचाता था, षड्यंत्र होने से बचाता था। बात समझ में आया? जासूस रहेगा, अगर कहीं कोई षड्यंत्र होगा तो वो क्या करेगा? डायरेक्ट राजा को रिपोर्ट करेगा। चाणक्य की जो पुस्तक थी अर्थशास्त्र, तो उसमें लगभग 18 जो फेमस प्रमुख पद का जिक्र मिलता है, जिसमें प्रधानमंत्री का भी पद है, पुरोहित का पद है यानी कि मुख्य पुजारी, सेनापति यानी कि सेना का अध्यक्ष, युवराज यानी राजा के बाद जो उत्तराधिकारी यानी टैक्स कलेक्टर, राजकीय कोषाध्यक्ष यानी कि जो वित्त मंत्री, नगर कोतवाली हो गया थाना का हेड, और कारागार अध्यक्ष हो गया जेलर। तो मुख्य न्यायाधीश जो अभी चीफ जस्टिस है उसका भी जिक्र मिलता है, जिसको धर्मस्थ बोलते थे उस टाइम पर। दंडपाल यानी कि जो अभी का जज बोलते हैं, दुर्गपाल यानी कि जो किले वगैरह की देखभाल करते थे और जो बॉर्डर वगैरह की देखभाल करते थे उसको बोलते हैं अंतपाल। ये सभी जो है अधिकारी उस टाइम पे हुआ करते थे। मुख्यमंत्री या पुरोहित की नियुक्ति से पूर्व जो है उनकी चरित्र और उनकी पात्रता योग्यता की जो है कड़ी जांच की जाती थी। यानी कि अगर आपको मुख्यमंत्री या कि पुरोहित के पोस्ट पर होना होता था, पुरोहित के पोस्ट पर अगर किसी को बहाली होती थी तो उसका जो है पूरा चरित्र का वर्णन किया जाता था, उसका पूरा चरित्र का छानबीन होता था, उसका कैरेक्टर का छानबीन होता था, उसकी योग्यता की छानबीन होती थी। पूरा बात समझे? और उस एग्जाम को उपदा परीक्षा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपदा परीक्षा। अब लास्ट है, ठीक है, खत्म होने पर है। चलिए आजीवक समुदाय के प्रति सहिष्णुता के बारे में देख लेते हैं कि आजीवक संप्रदाय जो इनके पिताजी फॉलो करते थे, बिंदुसार जो फॉलो करते थे आजीवक संप्रदाय, उसके बारे में देखते हैं। अशोक ने बौद्ध होने के पश्चात भी आजीवक संप्रदाय के प्रति विशेष उदारता और सहिष्णुता दिखाई। वैसे तो अशोक बौद्ध धर्म का पालन करते थे, बौद्ध धर्म का पालन के बावजूद जो है ये आजीवक संप्रदाय जो अपने इसके पिताजी का जो धर्म था, इसके पिताजी जिस संप्रदाय को मानते थे आजीवक संप्रदाय, उसके लिए भी जो है इसके दिल में बहुत ज्यादा इज्जत था, उसको भी जो है ये रिस्पेक्ट किया करते थे। और उन्होंने गया जो कि वर्तमान बिहार का क्षेत्र है गया, वहां पर बराबर की पहाड़ी नामक जगह पर आजीवक के जो भिक्षु थे, जो आजीवक संप्रदाय के जो पुजारी थे, उनके रहने के लिए 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था। ठीक है, यानी कि गया में बराबर की जो पहाड़ियां हैं वहां पर आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं, आजीवक संप्रदाय के पुजारियों को रहने के लिए 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था। और अशोक के जो पोता थे जिनका नाम था दशरथ, अशोक के जो बाद में पोता हुए जिनका नाम था दशरथ, जो आगे चल के राजा बने, अपने दादा की परंपरा को दशरथ ने भी जारी रखा और नागार्जुन गुफा का निर्माण जो है आजीवकों के लिए करवाया। यानी नागार्जुन गुफा जो है ये आजीविकों के लिए करवा करके आजीविकों को दान में दे दिया कि जाओ, मेरे दादा ने जैसा कर रहा था कि आजीविकों के लिए बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल था, आजीविकों का बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता था, उसी तरह से मैं भी आजीविकों का जो है बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। देखिए अशोक के द्वारा जो धम्म महामात्र है, यानी कि जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले जो अधिकारी थे, उनको ये
सख्त निर्देश था कि वे केवल बौद्धों को नहीं बल्कि आजीविकाओं या अन्य किसी संप्रदाय की भलाई को भी ध्यान में रखना है। मतलब धम्म का तो मतलब ही होता है कि भलाई काम करना, अच्छा काम करना। तो धम्म महामात्र जो अधिकारी थे, भलाई काम करने वाले जो अधिकारी थे, उनको बोला गया था कि हर एक धर्म के लिए जो है आपको सेम तरह से सेवा देना है, मतलब किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है। चलिए कला विकास और स्थापत्य कला के बारे में देख लेते हैं कि सम्राट अशोक के संरक्षण में मौर्य कला लकड़ी के उपयोग से हटकर पत्थर का बड़े पैमाने पर प्रयोग होना स्टार्ट हो गया। आपको बताए थे ना कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे ज्यादातर जो महल बना हुआ था वो लकड़ी का बना हुआ था, लेकिन इसके बाद जो अशोक का टाइम आया तो अशोक के टाइम पर जो है ज्यादातर महल वो पत्थर के बने हुए थे। देखिए इनके टाइम पे बहुत सारे स्तंभ बनाए गए, ठीक है। तो स्तंभ कैसे बनते थे, वे एक ही पत्थर को काट कर बनाए जाते थे जिसको एकास्म पत्थर बोलते हैं, यानी कि एक पत्थर को काट करके उसको पॉलिश करके उसको घिस करके चमकाया जाता और उस चीज को वो बोला जाता था स्तंभ। तो इसी में आप पढ़े होंगे सारनाथ का सिंह स्तंभ। तो सारनाथ के सिंह स्तंभ को भी अशोक ने ही बनवाया था, जो सबसे ज्यादा प्रचलित है। इसमें 4 सिंह जो है एक दूसरे से पीठ सटाए खड़े हैं। ये देखिए ये जो फोटो देख रहे हैं यही है सारनाथ का स्तंभ। देखिए एक आगे की तरफ है सिंह, एक भगवा राइट साइड, एक भगवा लेफ्ट साइड और एक भगवा जो है पीछे साइड है। तो 4 बाघ जो है आपस में जुड़े हुए हैं, आगे पीछे दाएं बाएं इस तरह से, ठीक है, पीठ से पीठ सटाए हुए हैं। यही है सारनाथ स्तंभ और यही देखिए पत्थर को घिस घिस कर कितना महीन काम किया गया है और ये एक ही पत्थर है, इसी को बोला जाता है स्तंभ। इसी के आधार पर यानी कि ये जो सारनाथ का स्तंभ है इसके आधार पर यहाँ पर देखिएगा ये इस जगह पर जो घेरा लगा है इसके आधार पर इसके बेस पर जो है अशोक चक्र बना हुआ था। चलिए मैं दिखाता हूँ, इसके बेस पर ये जो देखिए अशोक चक्र बना हुआ है, गोल घेरा जो बना हुआ है अशोक चक्र, और इसी अशोक चक्र के बगल में घोड़ा, बैल, हाथी, सिंह, 4 जानवर की भी फोटो लगी हुई है। इसको अगर दिखाऊं, ये देखिए बैल का यहाँ पर फोटो आपको दिख रहा है, ये अशोक स्तंभ, ये घोड़ा का फोटो दिख रहा है। बात समझ में आया? ऊपर 4 शेर का फोटो, नीचे घोड़ा, बैल, हाथी, सिंह का फोटो और बीच में अशोक चक्र का फोटो। सिंह स्तंभ आज का भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है, यानी कि आज जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, अशोक स्तंभ है। यही अशोक स्तंभ भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। आपको पता है कि भारत का जो झंडा है उसके बीचों बीच में यही अशोक चक्र देखने के लिए आपको मिलता है। ये जो अशोक चक्र देख रहे हैं यही आपको भारत के झंडे में देखने के लिए मिलता है, जिसमें टोटल 24 तिलियां थी। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए कई स्तूपों का निर्माण करवाया। स्तूप कैसा होता है, ये देखिए इस तरह से अर्ध गोलाकार यानी कि हेमिस्फीयर के जैसा इस तरह से बने बिल्डिंग को क्या बोलते हैं, स्तूप बोलते हैं। बात समझे? तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए इन्होंने बहुत सारे स्तूप का निर्माण करवाया था। अब लास्ट ही है, विदेशों से संबंध देखते हैं, विदेशों से कैसा संबंध था। तो अशोक ने अपने धम्म के प्रचार के लिए जो इनके मिशनरीज थे, इनके धम्म का जो प्रचार करते थे, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, उसको जो है इन्होंने विश्व लेवल पर फैलाया। यानी कि यूनान भेजा कुछ लोगों को कि जाओ बौद्ध धर्म का प्रचार करो, सीरिया भेजा, मिस्र भेजा, नेपाल भेजा, म्यांमार भेजा, श्रीलंका तो खास करके अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को भेजा। कहां पर? श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। चलिए अब आते हैं कि अशोक की मृत्यु कैसे हुई थी और मृत्यु के बाद क्या हुआ। तो 332 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्रा में अशोक की मृत्यु हो जाती है और इनकी मृत्यु के बाद इनके जो बेटे पोते थे वे उतने ज्यादा मजबूत नहीं हुए, जिस वजह से धीरे धीरे कर करके क्या हो गए, मौर्य साम्राज्य कमजोर हो गए और आगे चल करके 185 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य पूरी तरह से खत्म हो जाता है। अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य कमजोर होना शुरू हो गया। उसके उत्तराधिकारी जो थे वो उतने योग्य नहीं थे, अयोग्य थे, जिस वजह से जो है छोटे छोटे प्रांत में विद्रोह हुआ और सभी प्रांत आपस में क्या हो गए, अलग अलग हो गए। सभी ने अपने अपने विद्रोह करके, जैसे मान के चलिए भारत के अगर राजा, भारत के जो अगर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री कमजोर रहेंगे तो क्या होगा, सब राज्य जो है अपने अपने हिसाब से चलाने लगेंगे। बंगाल में बोलेंगे ममता दीदी हम सरकार की नहीं मानेंगे, केंद्र सरकार की, कर्नाटक वाला अपना चलाएगा, उधर नॉर्थ ईस्ट वाला अपना चलाएगा। उसी तरह से जो है ये हो गया। तो आपस में क्या हो गए, दरार पैदा हो गए। कुछ समय पश्चात 185 ईसा पूर्व में क्या हो गए, इस वंश के जो अंतिम सम्राट थे बृहद्रथ, उनकी हत्या किसने कर दी, पुष्यमित्र शुंग ने कर दी। ठीक है, तो मौर्य वंश के जो अंतिम राजा बृहद्रथ थे उनकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने कर दी और शुंग वंश की नींव रखी। यानी कि अब मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश हम लोग पढ़ेंगे, शुंग वंश के बारे में हम लोग आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे। चलिए इस लेक्चर से हम लोग देख लेते हैं कि ये जो हमने पढ़ा इससे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन
क्वेश्चन देखिएगा कि अशोक का शासनकाल किस समय में था। तो अशोक का शासनकाल 269 से लेकर के 232 यानी कि 269 से 232 ईसा पूर्व के बीच में था। दूसरा क्वेश्चन, अशोक को किस उपाधि के नाम से भी जाना जाता है। तो अशोक को देव नाम पीरी बोला जाता है या देव पीरी या पीरदर्शी बोला जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा कि अशोक के इतिहास का सबसे विश्वसनीय स्रोत क्या है। तो अशोक के इतिहास का सबसे विश्वसनीय स्रोत क्या है। तो अशोक के इतिहास का सबसे विश्वसनीय स्रोत अशोक के द्वारा स्थापित अभिलेख है, जिसमें देखे थे 3 टाइप के अभिलेख। कौन कौन? शिलालेख, पत्थर पर बना हुआ। ठीक है, दूसरा देखे थे स्तंभ लेख जो पिलर पर बना हुआ था। तीसरा देखे थे गुहा लेख जो कि गुफा वगैरह के में बना हुआ था। चलिए चौथा क्वेश्चन देखिएगा, अशोक के शिलालेखों में कौन सी लिपि प्रमुख रूप से उपयोग हुई थी। तो अशोक के शिलालेख में उत्तर भारत में ज्यादातर ब्राह्मणी लिपि का उपयोग हुआ था। पांचवा क्वेश्चन, अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद किस नीति को अपनाया। तो अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद जो है धम्म नीति को अपनाया, धम्म घोष को अपनाया, यानी कि धार्मिक जीवन को अपनाया, नैतिक जीवन को अपनाया, युद्ध के जीवन को त्याग दिया, भेरी घोष को त्याग दिया। बात समझे। छठा क्वेश्चन, अशोक का कलिंग युद्ध लगभग किस वर्ष हुआ। तो अशोक का कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में। सातवां क्वेश्चन, अशोक ने धर्म के प्रचार के लिए किसे महासागर दूर देशों तक भेजा। यानी कि महासागर के पार, जो हिंद महासागर है उसके पार, यानी जो श्रीलंका आता है, सिंपल पूछ रहा है कि श्रीलंका किसको भेजा। तो श्रीलंका अपने बेटे और बेटी यानी कि महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था। चलिए अब आते हैं आठवां क्वेश्चन, अशोक ने अपनी नीतियों के प्रचार के लिए किस पद का निर्माण करवाया था। अशोक का जो धम्म नीति था, धम्म नीति का प्रचार करने के लिए यानी कि भलाई के प्रचार करने के लिए, यानी कि अहिंसा न करना, चोरी न करना, झूठ न बोलना, इन सभी चीजों के प्रचार के लिए इन्होंने धम्म महामात्र की नियुक्ति करवाई, महिला और पुरुष दोनों के लिए। नवा क्वेश्चन, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का विस्तृत वर्णन मिलता है। तो किस शिलालेख में जो है अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। तो 13वें शिलालेख में जो है कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। 10वां क्वेश्चन देखिएगा कि अशोक की स्थापत्य और कला में विशेषता किस चीज के बड़े पैमाने पर उपयोग से जुड़ी है। तो ये जो है पत्थर का बना हुआ था, एक ही पत्थर का जो स्तंभ बना हुआ था, उसमें जो है स्थापत्य कला की विशेषता देखने के लिए इस टाइम की मिलती है, जिसमें हम लोगों ने सारनाथ का स्तंभ देखा था। 11वां क्वेश्चन, सारनाथ की जो प्रसिद्ध सिंह स्तंभ है उसका जो पद चिन्ह है, आज भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है, वह किस पर आधारित है। तो आपको हमने बताया था ना, अशोक चक्र और 4 जीवों पर, 4 सिंह पर आधारित है, 4 जो है शेर पर आधारित है। ठीक है, और जिसमें नीचे जो है पायदान में 4 जानवर भी है। ठीक है, तो ये चीजें आप ध्यान में रखिएगा। 12वां क्वेश्चन, अशोक ने अपने धम्म यात्राओं में किस स्थान को कर मुक्त घोषित किया, कहां पर टैक्स फ्री घोषित कर दिया। तो आपको पता है कि ये जब लुम्बिनी गए, लुम्बिनी जहां पर कि बुद्ध का जन्म हुआ था, तो वहां पर इन्होंने क्या किया, जब ये लुम्बिनी घूमने गए तो वहां पूरी लुम्बिनी को इन्होंने क्या कर दिया, टैक्स फ्री घोषित कर दिया। बोला जाओ लुम्बिनी के वासियों, अब तुम्हें टैक्स देने की जरूरत नहीं है। बात समझे, क्योंकि लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। 13वां क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य को अशोक के समय कितने बड़े प्रशासनिक प्रांतों में विभाजित किया गया। तो अशोक के समय जो मौर्य साम्राज्य थे उसको 5 भागों में बांटा गया था, 5 प्रांतों में बांटा गया था। 14वां क्वेश्चन, अशोक ने किस विदेशी लिपि में अफगानिस्तान के क्षेत्र में कौन सी लिपि पाई गई। तो अफगानिस्तान के क्षेत्र में यूनानी या अरमाइक लिपि पाई गई। 15वां क्वेश्चन देखिएगा कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कौन सी प्रमुख कार्रवाई की। तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए बौद्ध मिशन या धम्म दूत को विदेश भेजा था कि जाओ विदेशों में भी प्रचार प्रसार करो। ठीक है, अपने बेटा बेटी को भी श्रीलंका भेजा था। 16वां क्वेश्चन, धम्म महामात्रों के कार्यों में किसे शामिल नहीं किया गया। तो धम्म महामात्र का जो काम था वो शांति स्थापित करना था, मतलब सत्य, अहिंसा, न्याय, इन सभी चीजों पर ध्यान देना था। उनका काम सेना का नेतृत्व करना नहीं था। बात समझे, तो सेना से उसको कोई मतलब नहीं था। 17वां क्वेश्चन, अशोक ने किस धर्म को राज धर्म घोषित किया था। तो अशोक ने जो है किसी भी धर्म को राज धर्म घोषित नहीं किया। हालांकि अशोक जो है वो बौद्ध धर्म का पालन किया करते थे, लेकिन बौद्ध धर्म को राज धर्म घोषित नहीं किया था। तो याद रखिएगा, सभी धर्म का सम्मान करते थे, सभी धर्म का जो है आदर करते थे, लेकिन ये बुद्ध धर्म को मानते थे, किसी को भी इन्होंने राज धर्म नहीं बनाया। चलिए 18वां क्वेश्चन, अशोक ने अपने अभिलेखों में किस बात पर विशेष जोर दिया। तो अशोक ने अपने अभिलेखों में अहिंसा, सत्य, दया, धार्मिक सहिष्णुता पर जोर दिया। 19वां क्वेश्चन, अशोक के स्तंभों शिलालेखों को पढ़ने में किस वैज्ञानिक ने अहम भूमिका निभाई। तो आपको पता है कि ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। 21वां क्वेश्चन, अशोक के किस शिलालेख में स्त्री महामात्राओं तथा महिलाओं के कल्याण
कल्याण का उल्लेख मिलता है। 12वें अभिलेख में जो है स्त्री महामात्र का जिक्र मिलता है और 13वें अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। 22वां क्वेश्चन, अशोक ने अपने पुत्र पुत्री को किस लक्ष्य से श्रीलंका भेजा? तो श्रीलंका में धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो है अपने बेटे और बेटी यानी कि महेंद्र और संघमित्रा को भेजा। 23वां क्वेश्चन, अशोक ने कुल कितने प्रकार के अभिलेख छोड़े? तो अशोक ने लगभग जो है 3 प्रकार के अभिलेख छोड़े, जिसमें शिलालेख, स्तंभलेख और गुफा लेख थे। 24वां क्वेश्चन, अशोक की मृत्यु किस वर्ष हुई? तो अशोक की मृत्यु 232 ईसा पूर्व में हुई थी। 25वां क्वेश्चन, अशोक के शासनकाल के बाद मौर्य साम्राज्य का वास्तविक राजनीतिक पतन कब शुरू हुआ? तो ये जो है धीरे धीरे शुरू हुआ, धीरे धीरे कमजोर राजा आते गए और फाइनली लगभग 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने क्या कर दिया? शुंग वंश की स्थापना किया, इसको मार करके। किसको? इनके जो बेटे थे, पोते थे, परपोते जो भी हो, उनको मार करके जो है पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की और इस तरह से मौर्य वंश जो है खत्म हो गया। तो चलिए बताइएगा दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।